Hello everyone, welcome to CUT Civil Step. My name is Arushi Sharma. So आज जो आपका सेशन है that is the last concluding session of basically this chapter, right? तो आज जो है हमारा पार्ट 5 है इस पूरे के पूरे यू कैन से चैप्टर का जो कि हमने स्टार्ट किया था, राइट? एंड ये लास्ट ही सेशन है, कंक्लूडिंग सेशन। इसमें जितनी भी टॉपिक्स थे, जितनी भी आपकी मेजर प्रोसेसेस थी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग योर सेंट्रल डॉग्मा, starting from the structure of DNA, RNA, their role in basically genetics, क्या उनका रोल है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, एंड ऑब्वियसली द सेंट्रल डॉग्मा दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ। देन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, एंड देन ट्रांसलेशन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट? सो उसके बाद अब हम करने वाले थे रेगुलेशन। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो हैं, इनको कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो भी प्रोसेसेस हैं, बीट लाइक कि अगर हम बात करें डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसके बाद आरएनए वो ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोटीन्स बन रही हैं। तो जब हमारी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट है कि एमआरएनए बना के प्रोटीन्स बनानी है, तब ही ये प्रोसेसेस चलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू क्या होती जाएंगी, कंटिन्यू ही होती जाएंगी। जैसे कि देखो, अगर सपोज करो यहाँ से डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन्स की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। लेकिन हमें ये वाला स्टेप जो है ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो हमें ये प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को बेसिकली स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉप करना पड़ेगा मींस यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए जो कि चीजों को ऑन एंड चीजों को ऑफ जो है वो क्या करे, वो रेगुलेट करे। सो आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में फैंस होते हैं, ठीक है, फैंस के लिए एक स्पेशल साइड में क्या लगा होता है जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। तो रेगुलेटर क्या करता है, ठीक है, उसमें जो बटन होता है बेसिकली, उस पे आप अपने अकॉर्डिंगली स्पीड को क्या कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। साइड वाइज जो आपके स्विच होते हैं, ठीक है, स्विच लाइट आपको चाहिए आप ऑन करते हो, नहीं चाहिए आप ऑफ करते हो। वैसा ही जो है पूरा के पूरा प्रोसेस आपकी बॉडी में, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आपका वहां पे फॉर्म होता है, जिसमें जब ये सारी चीजें जो है रिक्वायर्ड है, जब यहाँ पे प्रोटीन चाहिए, आरएनए चाहिए, तब फॉर्मेशन हो रही है, तब ये सारी प्रोसेसेस जो है वो चलेंगी। जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो तब ये प्रोसेसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। सो फॉर दैट एक कंप्लीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो आपकी बॉडी में वर्क करता है। नाउ टुडे विल डिस्कस कि कौन से वो मेजर फैक्टर्स हैं एंड कौन से रेगुलेटिंग एक्सप्रेशंस हैं जो कि आपके जीन एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करें। नाउ व्हाट इज जीन रेगुलेशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर। अब देखो लेवल्स कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी स्टेज पे ये रेगुलेशन जो है ये वर्क कर सकती है, कौन कौन सी स्टेज है जहां पे ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे और मेजर प्रोसेसेस को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो फर्स्ट देखिए ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल फॉलोइंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जब आरएनएस बन रहे हैं तो उस टाइम जो है एक रेगुलेटरी यूनिट आपकी चेक करेगी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, देन प्रोसीड की जाएगी टुवर्ड्स अनदर प्रोसेस, अदरवाइज प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा, हॉल्ट कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग। अब यूकैरियोट्स में आपने देखा कि जो एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए कैसा होता है, वो इमेच्योर होता है, ठीक है, इमेच्योर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, दैट इज एचएनआरएनए, है ना, heterogeneous nuclear RNA that is not mature, उसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, वहां से ट्रांसलेशन जो है वो नहीं कर सकता। तो ट्रांसलेशन करवाने के लिए हमें उस आरएनए को पहले मैच्योर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैच्योर करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं एंड उनमें से सबसे फर्स्ट आपकी रहती है दैट इज स्प्लाइसिंग। नाउ स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे, वन बाय वन विल डिस्कस, राइट। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ये भी किसमें हो रहा है, आपके यूकैरियोट्स में हो रहा है। क्यों यूकैरियोट्स में हो रहा है, क्योंकि देखिए अब अगर हम यहाँ से दोनों को थोड़ा सा इनमें डिफरेंशिएट कर ले, दैट इज प्रोकैरियोट्स और यहाँ पे हैं आपके यूकैरियोट्स, ठीक है। अब याद करो प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन थी, कैसी थी, दे आर कपल्ड। कपल्ड मतलब साथ में दोनों चीजें हो रही थी, ऐसा तो नहीं था। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इनके पास
नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, इनके पास क्या है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जहां प्रेजेंट होगा बेसिकली, मतलब कहाँ पे है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एनक्लोजिंग है जिसके अंदर जो है एक प्रोसेस हो रही है, मतलब एमआरएनए न्यूक्लियस में बन रहा है, उसके बाद जो है वो आपका प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे सारी प्रोसेसेस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, किसके पास, प्रोकैरियोट्स के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब एमआरएनए भी बन रहा है, साथ ही क्या हो रही है, प्रोटीन्स भी बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे यूकैरियोट्स में देखो, ये सेल है, यहाँ पे सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या बना आपका, यहाँ से बना एमआरएनए, एमआरएनए को पहले यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, पहले एमआरएनए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा वहां होगी ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है यूकैरियोट्स की प्रोसेसेस, क्योंकि एक तो पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरा इनमें जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो कपल्ड है, साथ साथ में चीजें हो रही हैं। यहाँ पे साथ में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आरएनए आपका कहीं और है और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कहीं और करनी है, तो वो ट्रेवल जो बीच में आ गया, जो ट्रांसपोर्ट आ गया, वो वहां पे एक बाउंडेशन जो है वो आपके लिए फॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो रेगुलेशन जो है वो किस किस लेवल पे होगी, एक तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होगी, ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो एमआरएनए बनेगा वो कैसा है, इमेच्योर है, उसको मैच्योर करने के लिए फर्दर प्रोसेसेस आएंगी। देन थर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, एंड उसके बाद अगर हम देखें ट्रांसलेशनल लेवल, देन जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस लेवल पर भी चीजों को क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आपके रेगुलेटेड हैं। तो पहले हम प्रोकैरियोट्स में बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कौन सी चीजें रहती हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द यूकैरियोट्स, राइट। चलिए, सो प्रोकैरियोट्स है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उनमें भी ऐसा नहीं है कि उनमें कोई रेगुलेटरी यूनिट नहीं है या नीड नहीं है, नीड है, एंड उनमें रेगुलेशन भी देखी जाती है। सो हाउ द प्रोसेसेस इन प्रोकैरियोट्स आर रेगुलेटेड, दैट विल स्टडी। अब जीन एक्सप्रेशन जो है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कहां पे रेगुलेशन की जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करवाना है या नहीं करवाना है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो उसके बाद प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। क्यों? क्योंकि कपल्ड है ना, दोनों साथ साथ में चलेंगे। एक प्रोसेस चल पड़ी, उसके बाद जो है दूसरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहां पे चलने वाली है। तो पहले यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे रेगुलेट होगा, जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है उसको रेगुलेट करके, उसको कंट्रोल करके वहां पे स्विच होगा आपका कि ये प्रोसेस चलेगी या नहीं चलेगी, ऑन एंड ऑफ, राइट। नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है वहां पे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन जो होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, उसमें मेजर एंजाइम है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। तो उसकी एक्टिविटी जो है वो बेसिकली रेगुलेट होती है, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम अभी देखेंगे, ठीक है। साथ ही रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि क्या करती हैं, जो कि दो टाइप से बिहेव कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। या तो वो एज एन एक्टिवेटर भी एक्ट कर सकती हैं, या तो एज अ रिप्रेसर भी एक्ट कर सकती है। दोनों वे से क्या कर सकती हैं, वो एक्ट कर सकती हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो प्रमोटर की एक्सेसिबिलिटी है वो भी किससे आपकी डिफाइन होती है, अफेक्ट होती है बाय ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स किससे मेजरली बाइंड करते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन से। सो दैट इज द आउटलाइन ओवरव्यू। नाउ विल स्टडी इन डिटेल कि कैसे जो है, ये है बैक्टीरिया का पूरा के पूरा यू कैन से लैक ऑपेरॉन। अब जो बैक्टीरिया की रेगुलेटरी यूनिट है ना, उसको हम ऑपेरॉन नाम देते हैं। जैसे ये लैक ऑपेरॉन है, वैसे आपका ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी आता है, डिफरेंट ऑपेरॉन्स आते हैं। अब लैक ऑपेरॉन में यहाँ पे आपके दो टाइप्स ऑफ, आप बोल सकते हो, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका रेगुलेटरी जीन और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब इस यूनिट में देखना, एक है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन मतलब ये क्या कर रहा है, पूरी पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, और ये होता है आपका लैक आई, ठीक है। कौन सा है रेगुलेटरी जीन? एक रेगुलेटरी जीन है दैट इज लैक आई।
तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, कौन से, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। अब ये तीन क्या हैं, ये डिफरेंट आप बोल सकते हो एंजाइम्स की फर्दर फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। और यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से बेसिकली यहाँ से ऑपरेटर यहाँ पे बाइंड होगा या रिप्रेसर बाइंड होगा, और प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो एक बेसिस है पूरी की पूरी लैक ऑपरेरन का। ना अगर हम बात करें पूरी की पूरी प्रोसेस की, सो प्रोसेस जो है वो कैसे ऑपरेट होती है। अब देखो दो कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलती हैं, एक तो है कि इंड्यूसर की एब्सेंस में, एक है इंड्यूसर की प्रेजेंस में। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इंड्यूसर। अब इंड्यूसर कौन होता है, इंड्यूसर कौन होता है जो कि क्या करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, इंड्यूस करेगा बेसिकली, है ना। तो फर्स्ट केस में क्या है कि इंड्यूसर जो है वो एब्सेंट है, इंड्यूसर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो देखो जब इंड्यूसर जो है वो एब्सेंट है, उस केस में क्या सिनेरियो है, उस केस में देखो यहाँ पे जो बेसिकली यूनिट है, कौन यहाँ पे बाइंड किया है, वो आप देख सकते हो, मतलब ऑपरेटर रीजन जो है यहाँ पे, देखो ये था ना ऑपरेटर रीजन है, यहाँ पे ये वाला रीजन जो है दैट इज ऑपरेटर रीजन, यहाँ पे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे कौन बाइंड करके रखा है, अब यहाँ पे दैट इज रिप्रेसर। कौन बाइंड करके रखा है, रिप्रेसर बाइंड करके रखा है। अब जब रिप्रेसर बाइंड करके रखेगा तो यहाँ से कोई भी प्रोसेस फर्दर मूव नहीं कर पाएगी, फर्दर चल ही नहीं पाएगी। तो यहाँ से ना ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ना ये एमआरएनए बनाएगा, ना ये एमआरएनए, ना ही ये जीन एमआरएनए बनाएगा। फर्दर कोई भी प्रोटीन्स जो है वो आपकी नहीं बनने वाली हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगी ना ही ट्रांसलेशन होगी। नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रही है। किस केस में, जब इंड्यूसर जो है वो बाइंड नहीं है। अब देखो सेकंड केस आया, सेकंड केस में यहाँ पे इंड्यूसर आ गया, और लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर का काम कौन करता है, लैक ऑपेरोस में अगर हम बात करें दैट इज बेसिकली लैक्टोज। ठीक है, तो वो बाइंड करता है, तो वो क्या करेगा, एज एन इंड्यूसर का काम करेगा। अब वो इंड्यूसर जैसे ही बाइंड कर गया, यहां से देखो ये है इंड्यूसर, यहाँ पे ये रिप्रेसर है जो कि बाइंड किया था, ये क्या कर देगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव हो गया जब, तब यहाँ से जो भी जीन्स है, Z है, Y है, A है, वो क्या करेंगे, फर्दर एमआरएनए बनाएंगे, दैट इज लैक एमआरएनए। राइट, लैक एमआरएनए के बाद जो Z वाला जीन है आपका, यहाँ से देखो वो किसकी सिंथेसिस करता है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसके बाद जो आपका Y है, Y जो है दैट इज परमिएज, और यहां से ए की बात करते हैं हम, दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो यहां से ये जो है फर्दर आपके पास बनने वाली हैं। तो ये कैसे बनेंगी, ये बनेंगी जब आपका ये पूरे की पूरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी। कब होगी, जब यहाँ पे जो इंड्यूसर है वो बाइंड करेगा। सो दैट इज द लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ स्विच कौन काम कर रहा है, दैट इज इंड्यूसर, जो कि प्रोसेस को ऑन या फिर ऑफ करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है दैट इज द लैक ऑपेरॉन। चलिए अब यूकैरियोट्स में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर लें, तो यूकैरियोट्स में हमने देखा किस किस लेवल पे होती है। पहला तो है दैट इज बेसिकली यू कैन से स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग के बाद, स्प्लाइसिंग करके वो मैच्योर होगा, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ को, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। उसके बाद और प्रोसेसेस हैं कौन सी, कैपिंग एंड टेलिंग। तो ये सारी रेगुलेशंस जो है ये यूकैरियोट्स में होती है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है ये न्यूक्लियस है, एंड दैट इज साइटोप्लाज्म। बाहर जो है ये पूरा सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है, बीच में न्यूक्लियस है। अब देखो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, यहाँ पे डीएनए है। ठीक है, डीएनए से क्या बन गया, यहाँ पे आरएनए बन गया। यहाँ पे ही सिंथेसिस हो गई, कहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो गई, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस परफॉर्म हुई, डीएनए से आरएनए जो है वो बन चुका है। ये है आपकी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, कौन सी है, दैट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट।
अब यहाँ पे जो आरएनए है इसमें देखो आपको इंट्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं, एक्सॉन्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपके इंट्रॉन्स हुए आपके इनएक्टिव रीजन जो कोड नहीं करते, आई से देखना, आई मतलब इनएक्टिव समझ लो, कोडिंग नहीं करेंगे। जब कोडिंग नहीं करेंगे तो वो हमें चाहिए ही नहीं है ना, वो हमारे काम के ही नहीं है, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, दैट इज स्प्लाइसिंग, दैट इज द यू कैन से रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। जो यहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, यहाँ से देखो आपके सारा ब्लू रीजन रह गया और ग्रीन वाला जो था वो आपका रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि इंट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिया, स्प्लाइसिंग जो है वो हो गई। कहाँ पे हुई स्प्लाइसिंग? आपकी न्यूक्लियस में ही हो रही है। अगेन आपको लोकेशन देखनी है कि स्प्लाइसिंग जो है वो कहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखो आरएनए की प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस में ही है अभी, तभी फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कैपिंग एंड टेलिंग है वो आपका सेकेंड स्टेप आएगा, फिर थर्ड आएगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, वहां पे आरएनएज घूम रहे हैं, इसको ढूंढ रहे हैं कि कहां जैसे मिलेगा और हम इस पे अटैक करें। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैच्योर प्रॉपर जो है उसको प्रोटेक्शन के साथ हम बाहर लेके आएंगे न्यूक्लियस से, ताकि इसको कोई भी डैमेज ना हो और जो हमारा आरएनए ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हुई है एज इट इज रहे और उससे हम फंक्शनल प्रोटीन जो है उनकी डेरिवेशन करें, राइट। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिंग हो रही है 5 प्राइम एंड पे और टेलिंग हो रही है 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। टेलिंग कैसे होती है, यहाँ पे जो आपकी एडेनिन की एडिशन होती है, ए, ठीक है। पॉली एडिनाइलेशन भी इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे मिथाइल गुआनोसिन कैप की जो है 5 प्राइम एंड पे एडिशन होती है, ठीक है। अब जैसे ही ये आपके पूरी की पूरी प्रोसेसेस हो गई, नाउ योर आरएनए इज मैच्योर एंड रेडी टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। नाउ यहाँ पे देखिए अब हो गया ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे टेलिंग भी हो रखी है, कैपिंग भी हो रखी है। नाउ कोई भी आरएनए जो है इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, इसको डैमेज नहीं कर सकती। नाउ यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अब डिग्रेडेशन कैसे होगी, अगर हम कैसा लेके आएंगे, अगर हम बेसिकली इमेच्योर से आरएनए जो है वो लेके आएंगे, सो दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन होगी, कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में, पॉलीपेप्टाइड बना, वहां से एक्टिव प्रोटीन बनी, देन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो आपकी चलती रहती है। सो ये है आपका यूकैरियोट्स में कैसे जो है रेगुलेशन होती है ऑन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, पहले आपकी स्प्लाइसिंग होगी, देन आपकी कैपिंग एंड टेलिंग होगी, कहां पे होगी, न्यूक्लियस में ही होगी, न्यूक्लियस के उसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो है वो आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए, सो वी आर डन विद रेगुलेशन। नाउ बात कर लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट एक आपका प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था, और उसमें प्रोजेक्ट में हमें क्या था कि पूरा की पूरा जो ह्यूमन का जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की गई थी, ठीक है, ताकि पता चले कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, कितने जो है फंक्शनल जीन, कौन कौन सी प्रोटीन, जो भी फंक्शनिंग थी हमें जीन्स की वो जाननी थी। उसके लिए क्या किया गया, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और इसमें जितना भी ह्यूमन का जीनोम है उसको सीक्वेंसिंग की गई उसकी, एंड देन स्टडी किया गया, ठीक है। किस चीज के लिए था, जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके फंक्शंस को डिटरमिन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को डिटरमिन करने के लिए। देखिए बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो परसिस्ट करते हैं, तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वो जीन है जिसकी वजह से, जिसके एब्सेंस या फिर प्रेजेंस से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर चीज जो है वो अफेक्ट हो रही है। सो उस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था दैट वाज लॉन्च, जिसमें पूरा ह्यूमन जीनोम जो था वो सीक्वेंस किया गया, उनके फंक्शन को स्टडी किया गया, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, उनकी लोकेशन को स्टडी किया गया, कौन सी क्रोमोसोम में कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, सब चीजें जो थी वो स्टडी की गई। एट लास्ट जो था सीक्वेंसिंग डेटा जो था आपके पास प्रेजेंट किया गया। सो बहुत ही एक आप बोल सकते हो दैट वाज वेरी लेंथी प्रोसेस, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम जो था वो भी यूटिलाइज हुआ था। सो दैट वाज द जॉइंट वेंचर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दैट इज NIH, ठीक है। सबने क्या किया था ज्वाइंटली, ऐसा नहीं है कि सिंगल किसी इंसान का काम था, सिंगल हैंडेडली किसी ने किया, नो, यूएस डिपार्टमेंट था, साथ ही साथ वहां पे NIH आया, और उसके बाद जो यूके का ट्रस्ट था, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट यूके जो था वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया। और ये लॉन्च कब किया गया था, 1990 में, और कंप्लीट हुआ था 2003 में। ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का टाइम जो था इस प्रोजेक्ट के लिए लगा था कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि पूरा के पूरा ह्यूमन जीनोम था, उसकी सीक्वेंसिंग की गई थी, पूरे को एनालाइज किया गया था। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क, जिसको बेसिकली फिर क्या किया गया था
यू नो यहाँ से हमें देखने को मिला ना। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो क्या थे। पहले तो हम बात करें दैट इज टू रीड द एंटायर जीनोम यूजिंग 3 बिलियन बेस पेयर्स। मतलब डीएनए ऐसे था ना, ह्यूमन जीनोम डीएनए से बना है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना था, रीड करना था। कितने, ऑलमोस्ट 3 मिलियन बेस पेयर्स थे, ठीक है, उन सबको रीड करना था। नेक्स्ट, गिव रिसर्चर्स फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो भी एक यू कैन से ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट था टू क्रिएट टूल्स फॉर हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। नेक्स्ट, मेजरली आइडेंटिफाई जीन्स दैट कॉज डिजीज, कि कौन से जीन्स जो है उनकी एब्सेंस या फिर अगर उनमें डिफेक्ट आ जाए तो डिजीज जो है वो कॉज हो रही है। सेकेंडली, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ जीन्स, कि क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका मेजरली रोल जो है वो आपकी बॉडी में रह रहा है। एंड मैपिंग द ह्यूमन जीनोम, इस सब चीजों के लिए क्या किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था उसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड उसके बाद फिर पूरी की पूरी जीनोम की स्टडी की गई। देन हर चीज जो थी, हर जीन जो थी, उनके सीक्वेंसिंग करके कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, कितनी सारी चीजें, कौन से क्रोमोसोम्स में कितने जीन्स प्रेजेंट है, हर चीज को डिटेक्ट किया गया था, राइट। चलिए, सो व्हाट वाज द प्रोसेस, कैसे जो था ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंडक्ट हुई। सबसे पहले एक डीएनए सैंपल था, उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एक ह्यूमन था, उसके जैसे अब जीनोम की अगर हम बात करें ना डीएनए की, तो ऑलमोस्ट आपका 99% ऑफ द जीनोम दैट इज सिमिलर। ओनली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि हर एक पर्सन में वेरी करती है, और वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स से मैच होगी, बाकी किसी से मैच नहीं होगी, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अभी यहाँ पे क्या किया गया, डीएनए सैंपल जो था वो कलेक्ट किया गया, उसके बाद उसकी एम्प्लीफिकेशन की गई। एम्प्लीफिकेशन मतलब पीसीआर के थ्रू रन किया, उसके बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज जो थी उनकी फॉर्मेशन की गई ना। उसके बाद वो कॉपीज को हमने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया छोटे पीसेस में ना। सीक्वेंसेस जो थी उनको हमने करेक्ट ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया। देन हमारा पूरा की पूरा जीनोम जो था वो पर्टिकुलरली असेंबल हो गया, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा सीक्वेंसिंग जो है फिर एंड में की जाती है, एंड एट लास्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द आउटकम, ठीक है। आउटकम की अगर हम बात करें कि क्या आउटकम थे इससे, तो ह्यूमन जीनोम कितने जो थे उसमें जीन्स थे, 3 × 10⁹ मिलियन, ठीक है। इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो थे वो ह्यूमन के जीनोम में प्रेजेंट है। ये डिटेक्ट किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो पूरा का पूरा प्रूफ किया गया है। नेक्स्ट, एवरेज जीन, एक एवरेज जीन है, उसमें 3000 बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही जीन नहीं है, एक क्रोमोसोम पे पता नहीं कितने सारे जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है एक जीन को अगर हम लेके चले तो उसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3000 बेसिस जो है प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, दैट इज ATGC, ये जो 4 आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये कितने होते हैं, 3000। किसमें, एक जीन में इतने हो सकते हैं। ऑल्दो जीन्स का साइज जो है वो वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जीन्स आपके सेम ही लेंथ के हो, सेम ही उनमें क्या प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हो, बेस पेयर्स जो है प्रेजेंट हो। दैट डिपेंड्स, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। लार्जेस्ट जीन कौन सा है, दैट इज डिस्ट्रोफिन, जिसमें आपके 2.4 मिलियन बेसिस है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कितने जो है आपके यहाँ पे बेसिस जो है, मतलब कितना बड़ा जीन जो है वो वहां पे आपका होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ जीन्स अगर हम एस्टिमेट करें, दैट इज 30,000, ठीक है। ऑलमोस्ट कितने जीन्स हैं, 30,000 हैं, जिनमें से डिस्ट्रोफिन जो है दैट इज वेरी लार्ज, जिसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 2.4 मिलियन बेसिस जो है वो उसी सिंगल जीन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली, ये मिली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जब स्टडी किया गया, वहां से इंफॉर्मेशन थी वो डिटेक्ट की गई थी। नेक्स्ट, ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स, जो भी डिस्कवर जीन्स थे उनमें से 50% के फंक्शंस जो थे कैसे थे, अननोन थे। समझ ही नहीं आया कि उनके एब्सेंस से प्रेजेंस से कोई फर्क पड़ भी रहा है, कोई फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, अगर करते हैं तो क्या करते हैं, राइट। सो उनको जो पूरे की पूरी डिटेक्शन थी, उनके फंक्शन जो थे वो अननोन थे, कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। एंड लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इज कोडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पूरा के पूरा जीनोम जो था उसको स्टडी किया गया, ठीक है। लेकिन उनमें से जो फंक्शनल पोर्शन था, कोडिंग वाला पोर्शन था, कोडिंग मतलब जो फर्दर चल के
mRNA से फर्दर प्रोटीन्स बनाएगा, ये वाला पोर्शन कितना था, ओनली 2%। सोचिए टोटल जीनोम में से, टोटल ह्यूमन जीनोम में से जो अगर मैं बात करूं कोडिंग पोर्शन कितना सा है, दैट इज ओनली 2%। वही फंक्शनल है, बाकी आपका पूरा का पूरा जीनोम जो है वो फंक्शनल नहीं है, कुछ के तो फंक्शन ही पता नहीं है, अनडिटेक्टेड, राइट। सो दैट इज हाउ ये पूरी की पूरी आपकी ये मैं बात करूं आउटकम्स जो थे वो डिटेक्ट किए गए। नाउ क्रोमोसोम 1, अब देखिए आपके 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो उसमें से अगर मैं बात करूं यहाँ से 1 to 23, और यही फिर जो है पेयर्स में प्रेजेंट होती है, 23 नंबर तक होती है ना। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है अगर हम बात करें उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स थे, और जो वाई क्रोमोसोम है जो कि मेल्स में होती है उसमें फ्यूएस्ट, सबसे लो जीन्स थे, कितने, 231 वाई क्रोमोसोम में, और 2968 किसमें थे, आपके फर्स्ट क्रोमोसोम में। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच क्रोमोसोम हैज हायर नंबर ऑफ जीन्स, कितने होते हैं वो क्वेश्चन, ये तो एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछते लेकिन ये पूछा जा सकता है किस क्रोमोसोम में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स जो हमें रहते हैं, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे कम किसमें है, दैट इज वाई क्रोमोसोम, दैट इज इट मेल्स, राइट। चलिए ओके, सो वी आर डन विद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो लोगों के जीनोम को, बेसिकली डीएनए को कंपेयर करते हैं, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, पर्सन 1 है, ठीक है, ये पर्सन 1 है, और ये जो है ये पर्सन 2 है। ये बेचारा खुश है, ये सैड है, क्यों, क्योंकि इसने जो है इसको, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें डाउट है कि इसकी सैडनेस का जो एक्चुअल में रीजन है इसके सैड होने का, या इसको कुछ भी जो है आप बोल सकते हो ये सैड सैड फेस इसने बना के रखा है, वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है, क्यों, क्योंकि इसने जो है इसको हार्म किया है, या कुछ भी जो है क्रिमिनल वाले रिलेशन जो है इन दोनों में है, कुछ ना कुछ क्रिमिनल सीन जो है इन दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमें डाउट था, सस्पेक्ट था ये हमारा, ठीक है। अब सस्पेक्ट था ये हमारा, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला इसको कोई बात नहीं, तुम हौसला रखो, हम हैं। हमने इसका डीएनए सैंपल जो था वो ले लिया। अब डीएनए सैंपल इसका हमने ले लिया, इसको अभी कोई भी भनक नहीं है कि हाँ ठीक है, और इसको जहां पे सपोज करो यहाँ पे क्राइम सीन हुआ था वहां पे भी कोई डीएनए सैंपल अवेलेबल था, वो भी हमने ले लिया। अब हमें क्या जानना है कि क्या यही वो इंसान है जिसका क्या है, जिसका यहाँ पे जो भी सीन हुआ, जो भी इशू हुआ उसका फॉल्ट है या फिर नहीं है। तो हमने इन दोनों डीएनए को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, हाउ, बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये प्रोसीजर है, मेथड है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लेंगे, उसके बाद कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन के बाद आउटकम आएगा, अगर दोनों मैच हो गए विच मींस जो आपको वहां पे डीएनए मिल रहा है वही डीएनए अगर सस्पेक्ट से हमारा मैच कर जाता है तो मतलब वही जो है आपका कल्प्रिट है। और ये जो है, अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कहां पे, जैसे फोरेंसिक्स में इसका यूज होता है, क्राइम सीन्स पे यूज होता है, ठीक है। तो ये 2 इंडिविजुअल्स, अगर आपको जैसे जानना है, जैसे चाइल्ड है उसको पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स जो है वो कौन है, तो अगर उसको जानना है तो वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पे एक सस्पेक्ट है, एक सस्पेक्ट ये है, ठीक है, और एक सस्पेक्ट ये है, उसको तीनों में से नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन है, उसके फादर कौन है, राइट। तो इसने क्या किया, तीनों का डीएनए जो है वो सैंपल से इससे मैच किया जाएगा, जिससे मैच होगा विच मीन्स पेरेंटल जो अगर हम बोले उसमें भी आपका जो है ये आप बेसिकली पैटर्नल टेस्ट के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज जो है वो होता है। क्लियर। नाउ 99% जो बेस सीक्वेंसेस हैं सभी ह्यूमन बींग्स में वो सिमिलर रहते हैं, वो आइडेंटिकल है ना। ऐसा नहीं होता कि आपका डीएनए जो है बिल्कुल ही अलग है सबसे, 99.9% सेम है, सिर्फ और सिर्फ वो 0.1% जो है वो आपका डिफर करता है, और वो आपका ओनली एंड ओनली आपके पेरेंट्स से मैच होगा। क्यों? क्योंकि वहीं से आपका वो जीन आया है, डीएनए जो है वो आपको देखने को मिला है, ठीक है। सो रिमेनिंग 0.1% वही हर इंडिविजुअल को यूनिकनेस देता है, अदरवाइज बाकी देखो ऐसा तो नहीं है, जैसे अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं ना, तो ह्यूमंस में आपको अलग अलग क्या देखने को मिलता है, फेस सबके अलग हैं, उसके बाद आप देख सकते हो कि बॉडी, एक अगर मैं बेस बोलूं ना, जो आपकी बॉडी लाइन है दैट इज सिमिलर, सबकी आंखें हैं, सबका नोज ऐसा ही स्ट्रक्चर है, कुछ
और जैसा नहीं है, जैसे अगर हम किसी और स्पीशीज को ले, ठीक है, तो वो स्पीशीज का जो डीएनए है, जीनोम है, वो सब में सिमिलर होता है। हम होमोसेपियंस हैं, सबका 99.9% सेम होगा, 1% डिफर करेगा जो कि हर किसी में अलग अलग होगा, जो कि यूनिकनेस जो है हर इंडिविजुअल को देते हैं। क्लियर? सो नाउ अगर हम प्रोसेस की बात करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो परफॉर्म कैसे होती है, कैसे ये प्रोसेस जो है वो काम करती है। तो पहले तो डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिससे भी हमें डीएनए चाहिए उसका डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, मतलब जो आपकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होती हैं उनको हम लेके आएंगे और इस डीएनए को वहां से डाइजेस्ट कराएंगे, ठीक है। अब डीएनए को डाइजेस्ट कराने के बाद ये मिल गए हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स। अब इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन कराएंगे, ठीक है। रन कराने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। इस सिनेरियो के बाद हम करेंगे ब्लॉटिंग। कौन सी ब्लॉटिंग? सदरन ब्लॉटिंग। सदरन ब्लॉटिंग में हमने क्या किया, इन डीएनए को ट्रांसफर कर दिया इस मेम्ब्रेन पे। उसके बाद हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए के बाद फिर हम इनको एक्सरे के ऊपर यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो ये आपके पास पैटर्न जो है, बैंड्स जो है डीएनए के आगे। अब आपने एक डीएनए का ये परफॉर्म किया, सिमिलर आप क्या करोगे, जो भी आपको क्या करना है, जिसपे भी सस्पेक्ट है या जिससे भी आपको जो है कंपेयर करना है, उसका भी सेम प्रोसीजर में आप डीएनए जो है ऐसे रन कराओगे। अब आपके पास एक ये है ऑडियो रेडियोग्राम, एक और आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बैंड जो है आपको उसमें ये 1 है, ये सेकंड आपके पास जो था वो ऑब्जर्व रिजल्ट आ गया। अगर ये इससे मैच कर गया, विच मींस दोनों का डीएनए क्या है, सिमिलर है, तो किसी भी चीज पे ले लो, क्राइम सीन पे अगर आपको यहाँ पे ये चीज मिलती है तो सस्पेक्ट और क्रिमिनल का डीएनए जो है वो मैच कर गया, मतलब उसी ने कुछ ना कुछ किया है। अगर चाइल्ड का ये है, पेरेंट का 3 में से 1 का मैच कर गया तो वो उसका पेरेंट है। तो ऐसे ही हमें पता चलता है, मतलब ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये समझ लो ये हमारा जो है पूरा का पूरा विक्टिम है। विक्टिम इन द सेंस जिसका हमने जो है टेस्ट करना है, जिसका सपोज करो चाइल्ड है, विक्टिम है ना, तो इसको हमने मैच करना है। फिर जितने भी सस्पेक्ट होंगे सबके लिए ये प्रोसेस चलेगी, सबके लिए एंड में फिर हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कौन से सस्पेक्ट से फिर हमारा जो ओरिजिनल डीएनए है वो मैच हो रहा है, राइट। तो उस बेसिस पे फिर हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस जो है कैसे चल रही है। चलिए, क्या क्या डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पेरेंटेज टेस्टिंग, ठीक है, पैटर्नल, जिसको हम पैटर्निटी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। चाइल्ड है उसको अपने फादर का पता करना है कि कौन है। नेक्स्ट फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, फॉरेंसिक्स में भी यूज किया जाता है। कैसे? सपोज यहाँ पे क्या हो गया, क्राइम हो गया, तभी तो ढूंढते हैं ना क्रिमिनल पे, पहले फॉरेंसिक टीम आती है। क्यों आती है? कुछ भी जो है, क्योंकि डीएनए आपका हर जगह है, सेल्स में डीएनए है, हेयर का थोड़ा सा पोर्शन मिल गया या कुछ भी ब्लड का थोड़ा सा पोर्शन मिल गया, उनको फोरेंसिक्स वालों को इसीलिए पूरी की पूरी क्राइम सीन को वहां क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। सबसे पहले फोरेंसिक्स आते हैं, फोरेंसिक्स की टीम आती है, वो ढूंढते हैं कि जरा सा भी सैंपल मिला तो वहां से उनको क्या ढूंढते हैं, वहां से वो सैंपल में डीएनए, ठीक है, ताकि इनको मैच करना है किसके साथ, जो कि हमारा विक्टिम है, राइट। तो यहाँ पे देखो फोरेंसिक में सपोज यहाँ पे क्राइम सीन हुआ है, यहाँ पे कुछ भी डीएनए कुछ भी जो है उनको थोड़ा बहुत मिल गया। अब वो यहाँ से कलेक्ट करेंगे उस चीज को, ठीक है, उस चीज को कलेक्ट करके वो क्या करेंगे, जो भी विक्टिम था जिसको साथ जो भी बेसिकली अगर हम बात करें मर्डर की कुछ भी सीन हुआ, राइट, तो उसके साथ फिर उस डीएनए को मैच किया जाएगा जो यहाँ पे मिला है। फिर सस्पेक्ट किए जाएंगे हमारे पास, जैसे होता है ना कि ये भी, इस पे भी शक है, इस पे भी शक है, इस पे भी शक है, न्यूज पे आप देखते हो जब ऐसा सीन होता है। तो अब इन तीनों का डीएनए फिर लिया जाएगा। अब इन तीनों का डीएनए जो है वो इस डीएनए से मैच किया जाएगा, जिसका मैच हो गया वही ओरिजिनल कल्प्रिट है, ठीक है। तो ये है फॉरेंसिक साइंस, इसमें भी आप अपना करियर जो है वो ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड लाइन, जिसमें ये सारी चीजें रहती है। नाउ एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, एंड मेडिकल डायग्नोसिस में तो यूज किया ही जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसी के साथ हमारा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस था दैट इज कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका 6th चैप्टर हो रहेगा एवोल्यूशन, उसको हम डिस्कस करेंगे, 7th रहेगा आई गेस। ये वाला आपका तो 5th चैप्टर था, हाँ जी, ठीक है, चैप्टर 5 था। अब हम चैप्टर 6 जो है
दैट इज एवोल्यूशन। हम नेक्स्ट क्लास पे एवोल्यूशन जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज चैप्टर नंबर 6। तो ये आपका रहने वाला है ना। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से, ये आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड डू कमेंट कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। एंड ऑल्सो आपके बोर्ड्स जो हैं वो बहुत ही अब पास में है, साथ ही साथ सीयूईटी का एग्जाम जो है वो भी आपका बहुत ही पास में है, मतलब आने ही वाला है। सो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते हो तो आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, ठीक है। तो बेसिकली सेशंस जो है वो आपने मिस नहीं करने हैं, कॉन्टिन्यूटी में आपको सेशंस प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वैसे ही आपने जो है वो अटेंड करने हैं, राइट। कोई भी डाउट आता है यू कैन टेल दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।